हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 20 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है? हु हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर? एमिलियानो मार्टिनेज, विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे, रोड्रिगो हर्नांडेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनीसियस जूनियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो विनीसियस जूनियर को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं, और सेगमेंट में किस किस को क्या क्या मिला है इसको देख लेते हैं। तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर तो हमने देख ही लिया, विनीसियस जूनियर को मिला है, जो कि कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। ये किस क्लब से संबंधित हैं? तो ये रियल मैड्रिड क्लब से संबंधित है। और ये रियल मैड्रिड क्लब किसका है? किस देश का है? स्पेन का है। बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ये किसको मिला है? एटाना बोमन-मार्टी को मिला है, जो कि कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। और इनका क्लब कौन सा है? बार्सिलोना है। और बार्सिलोना क्लब भी कहाँ का है? स्पेन का है। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर ये किसको मिला है? ये मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। एमिलियानो मार्टिनेज को। और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। और इनका कौन सा क्लब है? तो इनका है इंग्लैंड क्लब, यानी कि एस्टन विला क्लब है, और ये इंग्लैंड का क्लब है। बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला है? तो एलिसा नायर को मिला है, जो कि कहाँ की हैं? यूनाइटेड स्टेट्स की हैं। और देख लेते हैं फर्स्ट मार्टा अवार्ड। तो फर्स्ट मार्टा अवार्ड किसको मिला है? मार्टा को खुद को मिला है, और ये कहाँ की हैं? ब्राज़ील की हैं। पुरस्कार ब्राज़ील की महिला फुटबॉलर मार्टा के सम्मान में स्थापित किया गया। महिला खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए दिया जाता है, और पहली विजेता खुद मार्टा बनी है। पुस्कास अवार्ड ये किसको मिला है? अलेजांड्रो गार्नाचो को मिला है। और इनका क्लब कौन सा है? मैनचेस्टर यूनाइटेड है। और ये कहाँ का है? किस देश का है? इंग्लैंड का है। 2009 में फीफा ने हंगरी के खिलाड़ी फेरेंस पुस्कास के सम्मान में यह अवार्ड शुरू किया, और सर्वश्रेष्ठ गोल करने वाले खिलाड़ी को यह दिया जाता है। बात फीफा के अवार्ड्स की हुई है, तो देख लेते हैं और भी अवार्ड देख लेते हैं। बैलन डी ओर अवार्ड। बैलन डी ओर अवार्ड 2024 का किसको मिला है? मेंस में तो रोड्रिगो हर्नांडेज को मिला है, जो कि स्पेन के हैं। वुमेन्स में एटाना बोनमार्टी को मिला है, जो कि स्पेन की हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 2022 में हुआ था, और इसका 22वां संस्करण हुआ था 2022 में। कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? लाइव था शुभंकर। और जीता किसने था इसको? अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हराकर। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 23वां संस्करण कब होगा? तो हर एक 4 साल के अंतराल पर होता है। तो अगला वाला जो होगा वो 2026 में होगा। और कहाँ होगा? तो ये होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में होगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप का 24वां संस्करण ये 2030 में होगा। कहाँ पर होगा? मोरक्को, स्पेन और पोर्टुगल में होगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप का 25वां संस्करण ये कहाँ पर होगा? तो ये सऊदी अरब में होगा, और 2034 में होगा। सऊदी अरब इसी के साथ 2034 में 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट कर रहे हैं। और अगली साल, यानी कि अगले साल 2025 में फर्स्ट ई स्पोर्ट्स गेम भी होस्ट कर रहा है सऊदी अरब। तो ई स्पोर्ट्स गेम का फर्स्ट एडिशन सऊदी अरब होस्ट कर रहा है। कब कर रहा है? 2025 में। ये भी याद रखना है। अब बात फुटबॉल की हुई, तो फुटबॉल से संबंधित जो भी कप हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंट कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप। तो इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। एक नेहरू ट्रॉफी भी है, उसे कंफ्यूज नहीं होना है। नेहरू ट्रॉफी बोट एंड रेस में दी जाती है, बोट रेस में दी जाती है, और हॉकी में दी जाती है। और नेहरू कप किसका है? फुटबॉल का है। तो ये भी याद रखना है। फीफा की अगर जब हम बात करते हैं, तो फीफा के कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो प्रेसिडेंट है फुटबॉल के, फीफा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 18 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 दिसंबर। और इस बार की थीम क्या रही है? तो इस बार की थीम रही है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना, उनके अधिकारों का सम्मान करना। इस बार की थीम रही है। ये तो हमने देखा, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। अब एक और मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी याद रखना है। और इस बार का जो अगले साल का जो होगा, यानी कि 2025 में जो होगा, तो वो कहाँ पर होगा? तो वो उड़ीसा भुवनेश्वर में होगा।
ये भी याद रखना है। और 17 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है, वो है पेंशनर्स डे। अब इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं दिसंबर महीने में, जो भी हमने इंपॉर्टेंट डेज मनाए उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया था, वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। 2 दिसंबर को हमने क्या मनाया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो 3 दिवस मनाए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हमने 2 तारीख को मनाए। 3 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 तारीख को हमने वन्य जीव संरक्षण दिवस, चीता दिवस, बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया। 5 दिसंबर को हमने विश्व मृदा दिवस मनाया और 5 दिसंबर को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया। 7 दिसंबर को हमने 2 दिवस मनाए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया और 10 दिसंबर को हमने विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया। 11 दिसंबर को हमने विश्व पर्वत दिवस मनाया। 12 तारीख को हमने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया और 12 दिसंबर को ही हमने एक और दिवस मनाया जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे। और 21 दिसंबर को हमने क्या मनाया, तो ये विश्व ध्यान दिवस जो पहली बार बनेगा, तो ये 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसको भी याद रखना, ये पहली बार है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि पहली बार जो मनाया जाएगा विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जमशेदजी टाटा पुरस्कार जीत लिया है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजुमदार शाह या उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किरण मजुमदार शाह। तो किरण मजुमदार शाह को हाल ही में जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। किरण मजुमदार शाह को सम्मानित किया गया है। बायोकॉन ग्रुप की अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह को बायो साइंसेज क्षेत्र में योगदान के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी यानी कि ISQ द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार समारोह की बात करें तो यह पुरस्कार बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के वार्षिक सम्मेलन 2024 में दिया गया। जमशेदजी टाटा पुरस्कार की बात करें तो ये 2004 में इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम पर शुरू किया। इसका पहला पुरस्कार वेणु श्रीनिवासन को दिया गया जो कि TVS मोटर के CMD थे। और देख लेते हैं बायोकॉन कंपनी जो है इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो जो ये किरण मजुमदार शाह हैं, इनको हम ना एक और चीज़ में देखा था कि जो फोर्ब्स की सूची तो तैयार हुई थी, तो फोर्ब्स की सूची जो तैयार हुई थी उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया था। पावरफुल महिलाओं में, शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया था 3 महिलाओं को। उन 3 महिलाओं की सूची में एक तो थी निर्मला सीतारमण, एक थी रोशनी नादर मल्होत्रा और एक और थी जो थी किरण मजुमदार शाह। तो ये 3 महिलाएं थीं, इनमें से एक किरण मजुमदार शाह भी थी। तो इससे आपका रिवीजन हो गया कि किरण मजुमदार शाह का नाम किस में आया था? 3 पावरफुल महिलाओं में इनका नाम आया था जो फोर्ब्स के द्वारा सूची जारी की गई थी उसमें। नेक्स्ट और अवार्ड्स देख लेते हैं, टॉप 10 अवार्ड्स देख लेते हैं जो हाल ही में दिए गए हैं। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार ये किसको दिया गया? डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया और अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया। राजश्री बिड़ला 25वें लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 पाने वाले व्यक्ति बने। अलेक्जेंडर डर्न ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको मिला? तो ये S सोमनाथ को मिला। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसको मिला? मोहन जी को मिला। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए ये किसको मिला? रघुपति भट्ट को मिला। और कौन सी गवर्नमेंट इस पुरस्कार को देती है? तो MP गवर्नमेंट इस पुरस्कार को देती है। कालिदास सम्मान पुरस्कार कौन सी गवर्नमेंट देती है? MP गवर्नमेंट देती है। विभव तालुकदार हैरी मैसेल को मिला, हैरी मैसेल पुरस्कार जो है ये किसको मिला? विभव तालुकदार को मिला। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? IUCN के द्वारा दिया जाता है। सखारोव पुरस्कार ये मारिया कोरिना मचाडो को मिला और उनके साथ साथ एडमंडो गोलाजेज को मिला जो कि वेनेजुएला की हैं। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? तो विक्टोरिया केयर थिल्विक बनी। तो ये कुछ फैक्ट्स से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया? विच इंडियन सिटी हैज़ मेड इट अ क्राइम टू गिव इनिशिएशन और मनी टू अ बेगर फ्रॉम जनवरी 2025? भोपाल, मुंबई, इंदौर, लखनऊ।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इंदौर ने एक नियम पारित किया है अपने यहाँ पर, और ये लागू कर दिया है 1 जनवरी 2025 से कर दिया जाएगा कि भिखारियों को अगर कोई भिक्षा देता है या पैसा देता है कुछ भी, तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, और जो दे रहा है उसके भी खिलाफ एफआईआर होगी। जो दे रहा है और जो ले रहा है दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को पैसे और भीख देने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। भिखारियों को पैसे और भीख देना अपराध घोषित करने का जो आदेश है वो जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के 10 शहरों में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास नामक एक पायलट परियोजना शुरू की है। ये 10 शहर कौन कौन सी हैं? दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर। ये कुछ शहर हैं जिनमें एक योजना चलाई गई है, पायलट योजना चलाई गई है, जिसमें इनको भिक्षावृत्ति खत्म करना इनका उद्देश्य है। योजना के तहत 2026 तक भारत के 30 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान चलाया गया है। एक स्माइल योजना के बारे में जान लेते हैं। योजना को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने चालू किया फरवरी 2024 में। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो होता क्या है, इसमें जो ट्रांसजेंडर होते हैं और जैसे कि और मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जो पैसे मांगते हैं, तो इनके लिए ये एक योजना चलाई गई थी। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। अब देख लेते हैं इंदौर के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं कि इंदौर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा बना? तो इंदौर बना। रोबोट को ट्रैफिक कंट्रोल में यूज करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो इंदौर बना। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो इंदौर बना। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में। 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदौर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये इंदौर में बनेगा। इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी व संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो इंदौर में बनेगा। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा बना है? तो इंदौर बना है। ईपीआर की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा शहरी निकाय कौन सा बना है? तो इंदौर नगर निगम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीत लिया है? कैटलीन सेंड्रा नील, संस्कृति शर्मा, अशिता कथपालिया या रचल गुप्ता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैटलीन सेंड्रा नील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलीन सेंड्रा नील ने जीता। और भी देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब ये किसको मिला? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिला, जो कि चेक गणराज्य की हैं। और ये कौन से संस्करण था? तो 71वां संस्करण था, जो कि कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। मिस यूनिवर्स 2023 की बात करें तो ये कौन बनी थी? सेनिस पलासियो बनी थी, निकारागुआ देश की थी ये। मिस यूनिवर्स 2024 की बात करें तो ये 73rd एडिशन था, और इसको होस्ट किसने किया था? तो मैक्सिको ने इसको होस्ट किया था। और ये खिताब किसने जीता था? तो विक्टोरिया केयर थेल्विक ने जीता था, जो कि कहाँ की थी? डेनमार्क की थी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो रिया सिंघा ने जीता, और ये कहाँ की थी? गुजरात की थी। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो निकिता पोरवाल ने जीता, जो कि कहाँ की थी? उज्जैन की। मिस एआई 2024 किसने जीता? तो किंजा लेली ने जीता, जो कि मोरक्को की थी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 किसने जीता? तो रचेल गुप्ता ने जीता, जो कि कहाँ की है? पंजाब के जालंधर जिले की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन है नेट साइबरब्रंट, स्मृति मंदाना, सूजी बेट्स या मैक लेनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेट साइबरब्रंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो नेट साइबरब्रंट ने बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट किसने लॉन्च किया और उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसान कवच। तो इसका नाम क्या है? किसान कवच इसका नाम है पहले स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट का। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया? तो ब्रेक इंस्टेम बेंगलुरु द्वारा सेप्यू हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? किसानों को हानिकारक कीटनाशकों के संपर्क से बचाना इसका उद्देश्य है। यह स्वास्थ्य संबंधी विकार, दृष्टि हानि और मृत्यु जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान करता है। तो होता क्या है, जैसे कि जब किसान लोग जो होते हैं वो अपने खेत में जब दवाई छिड़कते हैं, कीटनाशक छिड़कते हैं, तो उनकी आंखों में, उनके श्वास के थ्रू उनके अंदर वो दवाई चली जाती है, इससे कि बीमार हो जाते हैं, दृष्टि बाधिता हो जाती है उनको, या फिर कभी मर भी जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी समस्याओं से निवारण करने के लिए एक किसान कवच बनाया गया है। किसान कवच से संबंधित और भी चीज़ें हैं। अब क्या है कि जो कवच है, इसी के नाम से एक प्रणाली भी जो प्रचलित है अपने देश में, उसका नाम क्या है आपको पता होगा, मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ उसको। तो कवच प्रणाली क्या है? एक ऐसी प्रणाली है जिसके थ्रू क्या होता है कि ये ट्रेन में फिट होता है। ट्रेन में फिट होता है, जैसे कि कोई ट्रेन है, ये दोनों ट्रेन अगर आमने सामने से आ रही होंगी एक ट्रैक पर, तो ये कवच प्रणाली क्या करेगी? ये कवच प्रणाली क्या करेगी? दोनों ट्रेन को वहीं पर रोक देगी। एक कवच प्रणाली तो ये है, ठीक है, जो ट्रेन के अंदर स्थापित की जाती है। एक सागर कवच के नाम से भी मिशन चलाया जा रहा है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड चला रहे हैं, जो कि सागर तटों को बचाने के लिए चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हो गया, वह एक क्या थी? एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद, संगीतकार, डॉक्टर या वैज्ञानिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनवायरमेंटलिस्ट। तो तुलसी गौड़ा कौन थी? एक पर्यावरणविद थी। इनके बारे में और जान लेते हैं। तुलसी गौड़ा, जिन्हें प्यार से वृक्ष देवी के नाम से जाना जाता है, एक कर्नाटक की एक पर्यावरणविद थी यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट थी, जिन्होंने अपना सारा जीवन वनीकरण और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। इन्हें 1 लाख से अधिक पेड़ लगाने सहित उनके अथक प्रयासों के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखना है कि 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कर्नाटक से थी और यहाँ की हलक्की जनजाति से थी। तो कर्नाटक की हलक्की जनजाति से इनका संबंध है। पौधों को लेकर तुलसी गौड़ा को विस्तृत जानकारी थी और इसलिए तुलसी गौड़ा को वन का विश्वकोश यानी कि फॉरेस्ट इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उबर ने कहाँ पर महिलाओं के लिए मोटो वुमेन बाइक टैक्सी शुरू की है? श्रीनगर, लेह, कोची, बेंगलुरु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। तो हाल ही में उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए एक मोटो वुमेन बाइक टैक्सी शुरू की है। तो है कि टू एनहांस सेफ्टी एंड इंक्लूसिविटी इन अर्बन मोबिलिटी, उबर हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोग्राम कॉल्ड मोटो वुमेन इन बेंगलुरु। तो ये मोटो वुमेन करके बेंगलुरु में चालू किया गया है, डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर वुमेन राइडर्स एंड राइडर्स, यानी कि वुमेन राइडर्स और ड्राइवर्स। तो मतलब है क्या, जैसे कि कोई भी महिला है, अगर वो टैक्सी बुक करती है तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि वह जो जाने वाली महिला है वो एक महिला ड्राइवर को ही बुक कर सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है इसमें। और भी देख लेते हैं बेंगलुरु किन बातों से चर्चा में रहा था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेंगलुरु में ही पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई, जो कहाँ पर बनेगी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में बनेगी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे, जिसकी लंबाई कितनी रहेगी? 287 किलोमीटर रहेगी। अभी सबसे लंबा सर्कुलर रेल मार्ग कहाँ पर है? चेन्नई में है। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो कहाँ पर हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में बना है ये। बेंगलुरु में ही वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना था। तो बेंगलुरु जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना था। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क कहाँ पर लॉन्च हुआ था? तो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ था। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया।
बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWD-200B, ये एक ड्रोन है, इसका अनावरण किया गया कहाँ पर? बेंगलुरु में। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहाँ पर खोला गया? तो बेंगलुरु में खोला गया। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? तो ये बेंगलुरु में बनेगा 250 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे या रन ऑफ तीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर अश्विन। तो हाल ही में आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अश्विन अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले 619 टेस्ट विकेट लिए थे, वहीं आर अश्विन ने 537 टेस्ट विकेट लिए हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर लेते हैं। तो टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं संविधान सभा के बारे में। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश द्वारा हस्तलिखित था। ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो भारत का जो संविधान है उसके मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित थे। और जान लेते हैं भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख में इटैलिक स्पेलिंग में लिखा था। तो किस शैली में लिखा था? इटैलिक शैली में लिखा था, ये याद रखना है आपको। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरी पेटियों में रखा जाता है। तो ये भी याद रखना है। 448 अनुच्छेदों, 12 अनुसूचियों और 25 भागों के साथ भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश में सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा की बात करें तो जिसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और अंतिम प्रारूप को बनने में 2 साल, जो अंतिम प्रारूप बनकर तैयार हुआ था वो तो कब तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको तैयार होने में। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो झंडा समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यूनियन पावर हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य विद्युत समिति के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत समिति के हेड कौन थे? सरदार पटेल थे। और संचालन समिति के हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ, वर्तमान में जो रूस है, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, पर जो भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देश्य संकल्प में सन्निहित आदर्श संविधान की प्रस्तावना में ईमानदारी से परिलक्षित होते हैं। यह संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य को संरक्षित करता है। तो जो एक तरीके से जो हमारी प्रस्तावना है उसमें क्या है? उसमें लक्ष्य और उद्देश्य को सारांशित किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार ली गई विशेषता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा तैयार की गई और संविधान द्वारा अपनाई गई उद्देश्यों के प्रस्ताव पर पारित हुआ है। तो होता क्या है, 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसी उद्देश्य के आधार पर प्रस्तावना को बनाया जाता है। और प्रस्तावना में क्या था? जो हमारे उद्देश्य हैं, हमारे संविधान के जो उद्देश्य हैं, हमारा जो लक्ष्य है कि हमारे देश को क्या अचीव करना है, उसको परिलक्षित किया गया है। यह कानून की अदालत में प्रवर्तनीय नहीं है। तो मतलब ये कहा गया है, प्रवर्तनीय नहीं होने का मतलब क्या है कि जो एक तरीके से जो प्रस्तावना है और प्रस्तावना में जो उल्लेखित चीज़ें हैं, उल्लेखित बातें हैं, उनके आधार पर कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो ये एक तरीके से कहना है कि यह कानून की अदालत में प्रवर्तनीय नहीं है। तो प्रस्तावना जस्टिसिएबल नहीं है। प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार संशोधित किया गया है 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। और इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे जिनका नाम है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? आयरिश संविधान, ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान या कनाडाई संविधान?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रिटिश संविधान। तो किसने प्रेरित किया भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को? तो ब्रिटिश संविधान ने प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है ठाकुरदास भार्गव, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, N.K. पालखीवाला या भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी K.M. मुंशी। तो K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को लेकर एक कथन पास किया था, वो कहा था उन्होंने कि भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है प्रस्तावना। और जान लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। जो मैंने बताया, जैसे कि बताया मैंने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे पंडित जी, उसी को उद्देश्य संकल्प कहा गया है। इसका मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 में कि ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत इस शर्त के अधीन संशोधित किया जा सकता है कि मूल संरचना का कोई भी भाग संशोधन नहीं किया जाएगा। तो मूल संरचना में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जिसके बारे में मैंने बात कर ली कि 42वें संशोधन के द्वारा बदलाव हुआ था, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, वो हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर संसदीय विशेषाधिकार यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? निम्नलिखित में से हमने संसदीय विशेषाधिकार लिया है यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ली हैं, जो हमारे अनुच्छेद 105 में उल्लेखित हैं। अभी देखेंगे उसके बारे में। तो ब्रिटिश संविधान से ली गई विशेषता कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? एक विशेषता तो है संसदीय सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, विशेषाधिकार रेट यानी कि जो हमने अभी बात की है संसदीय विशेषाधिकार, और रेट तो हो गया एक तरीके से आपका जो आर्टिकल 32 के अंदर है। संसदीय विशेषाधिकार और दूसरा नेता यानी कि बाइकैमरलिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात कर लेते हैं, संसदीय विशेषाधिकार की बात कर लेते हैं। तो संसद के सदस्यों को प्राप्त कुछ अधिकार हैं और उन्मुक्तियां हैं। उन्मुक्तियां मतलब जो सब पर लागू होती हैं, पर जो सांसद हैं उन पर लागू नहीं होती हैं। इसका व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आनंद उठाया जाता है ताकि वे प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्रवाई का प्रकाशन का अधिकार। तो संसद में कोई भी सांसद, कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, कोई भी सांसद अपनी बात रख सकता है, उसे बोलने की स्वतंत्रता है और जो संसद में कार्यवाही होती है उसका प्रकाशन किया जा सकता है। संविधान में वे निर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सदन या उसकी समिति की बैठक के जारी रहने के दौरान और उसके शुरू होने से 40 दिन पहले और इसके समापन के 40 दिन बाद सिविल प्रक्रिया के तहत सदस्यों की गिरफ्तारी और हिरासत की मुक्ति प्रावधान करती है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता है, कोई भी सांसद अगर कोई भी अपराध कर देता है, तो उस पर 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। जब तक कोई बजट सत्र चल रहा हो या कोई भी सत्र चल रहा हो, अगर उसने कोई अपराध भी कर दिया है तो 40 दिन से पहले उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है किसी भी सांसद पर। कहने का अर्थ ये है। इसी के साथ सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।